नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बुधवार को बन जाएगी 3 नगर निकाय की सरकार, दोपहर 12 बजे तक आ जाएंगे पूरे परिणाम। उकुआ में एकलव्य विद्यालय की छात्रा की मौत के मामले में हटाए गए 2 छात्रावास अधीक्षक। शिक्षक की पत्नी और 2 बच्चों का हुआ अपहरण, 1 महीने बाद भी नहीं लगा सुराग। कार्यालयों के चक्कर लगा रहा शिक्षक, कर रहा फरियाद। महिला पर प्राणघातक हमले के मामले में 7 वर्ष और नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को सुनाई गई 3 वर्ष की सजा। चमचमाते जिला अस्पताल की बिल्डिंग के भीतर टपकती छत के नीचे काम करने को मजबूर पुलिसकर्मी। वाराणसी में 4 महिलाओं में से किसी एक को मिलेगी अध्यक्ष पद की चाबी, 17वें अध्यक्ष के रूप में संभालेंगे कमान। अपने ससुराल से मायके परहा लगाने के लिए आई एक महिला की आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई। यह प्राकृतिक घटना 17 जुलाई की शाम बिरसा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम गोवारी में हुई। मृतिका ललिताबाई, पति ध्यान सिंह धुर्वे, 32 वर्ष, ग्राम जयरासी निवासी है। मृतिका ललिताबाई, पति ध्यान सिंह धुर्वे, 32 वर्ष, ग्राम जयरासी निवासी है। 16 जुलाई को ही ललिता अपने मायके गोवारी अपने पिता के घर में परहा लगाने के लिए आई थी। 17 जुलाई को ललिता अपने मां जयवंती और परिवार के अन्य लोगों के साथ परहा लगाने के लिए अपने पिता के खेत गई थी। परहा लगाने के बाद शाम को ललिताबाई अपनी मां जयवंती के साथ खेत से अपने घर लौट ही रही थी, तभी ग्राम समीप नहर के पास तेज बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से ललिताबाई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस प्राकृतिक घटना से उसकी मां जयवंती बाई बाल बाल बच गई। शहर के बूढ़ी रेलवे फाटक पर रेलवे अधिकृत जमीन वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर और खराब हो चुकी है। गड्ढों में तब्दील हो चुके सड़क पर कीचड़ वाली सड़क बन गई है। नतीजा, रोजाना यहां से आवागमन करने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर जब हमने स्थानीय जनों से चर्चा की तो उन्होंने भी यही बात कही कि भले ही रेलवे की जमीन हो, लेकिन नगर पालिका भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने लोगों की परेशानी को देखते हुए इस सड़क का थोड़ा मरम्मत कार्य करवा दे, जिससे यहाँ आवागमन करने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े और न ही बीते दिनों की तरह कोई दुर्घटना घटित हो। जी जी चाचा, गड्ढों की वजह से कई बार गिरते हैं आदमी गाड़ी से। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? वो प्लेन होना चाहिए ना, वहाँ से वहाँ प्लेन होना चाहिए, वो गड्ढे समाप्त होना चाहिए, तो उसमें आदमी गिरने पड़ने से बचेगा। अच्छा, बहुत ही आवाजाही रहती है सड़क? हाँ, ये यहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है। ट्रेन जब आती है उस समय बहुत ट्रैफिक रहता है दोनों तरफ। और ऐसी नहीं, ऐसे भी तो ट्रैफिक ही है क्योंकि एरिया ही ज़्यादा पड़ जाता है इधर। यहाँ पर गाड़ी चलाने वालों को, आने जाने वालों को काफ़ी परेशानियाँ होती है। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है उसको तो बड़ी तकलीफ होती है कि वो गाड़ी कैसे निकाले। यहाँ पर गाड़ी का टूट फूट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, इस कारण बड़ी समस्या है। ये रेलवे विभाग को इसका जल्दी से जल्दी समस्या का निराकरण करना चाहिए, यहाँ रोड बनाना चाहिए। अच्छा, ये क्या गड्ढे हमेशा ही रहते हैं यहाँ पे? क्या ये हमेशा ही रहते हैं, बरसात में प्राय ऐसे ज़्यादा गड्ढे दिखते हैं यहाँ पर। इसको रेलवे विभाग वाले का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रेलवे विभाग का ध्यान इस पर आकर्षित क्या रहे कि वो कम से कम ये गड्ढों की पूर्ति करे और यहाँ पर अच्छी रोड बनाए। भैया, ये रेलवे फाटक में इतना कीचड़ जैसा माहौल है, अगर शासन प्रशासन यहाँ अगर ध्यान नहीं देती है तो चंद दिनों पहले जो यहाँ घटना हुई थी वैसी घटना हो सकती है। एक्सीडेंट हो गए थे 2-3, वैसी एक्सीडेंट जैसी घटना हो सकती है। रेलवे ध्यान नहीं दे रहा है, नगर पालिका ध्यान नहीं दे रहा है, स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारा अनुरोध है कि इसको शीघ्र गड्ढों को पूरा किया जाए ताकि दुर्घटना घटने से बचे। और बहुत से लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं। मैं एक और आपको वाक्यांश दिखाता हूँ। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब यहाँ से आए तो इन्होंने लीपापोती किया था तुरंत में। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की गाड़ी भी इतनी झूल रही थी जैसे झूला झूल रही हो।
तो हम चाहते हैं कि इसको शीघ्र ठीक करें ताकि जनता की समस्या जो है उसका समाधान हो सके। क्या नाम आपका? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आगामी 29 जुलाई को जिला पंचायत बालाघाट के नवनिर्वाचित सदस्यों के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन की अध्यक्षता सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा करेंगे। यह सम्मेलन जिला पंचायत बालाघाट के सभा कक्ष में 29 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा। जिला पंचायत बालाघाट के नवनिर्वाचित सभी 27 सदस्यों को 29 जुलाई के सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए सूचना भेज दी गई है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बेलगांव से बकोड़ा पहुंच मार्ग के बीच स्थित पुल गत दिवस हुई तेज बारिश व पांगा तालाब के फूटने से पानी के तेज बहाव के कारण पुल व सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे आवागमन करने वाले स्कूली बच्चे ग्रामीण जनों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग के द्वारा विगत वर्ष पूर्व बेलगांव से बकोड़ा पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य करवाने के साथ ही पुल का भी निर्माण कार्य करवाया गया था, परंतु सोमवार को बालाघाट रोड स्थित पांगा तालाब फूटने से तालाब का अत्यधिक पानी तेज बहाव के कारण खेतों व नाले में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के साथ ही पुल के ऊपर से करीब 4-5 फीट बहने के कारण पुल के समीप रोड के नीचे का बेस पानी में तेज बहाव से सड़क का एक हिस्सा धसकने से साथ ही करीब 5 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। इसी तरह पांगा तालाब फूटने की वजह से क्षेत्र के किसानों की फसल पूरी तरह से प्रभावित हो गई। फसल खराब होने के कारण किसानों के द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही है। ये भी जो पांगा तालाब है और तालाब फूटने से क्या क्षतिग्रस्त हो गया। उससे कितना पानी बहा इसके? वो पुल भी काफ़ी ऊपर इतना होने के ऊपर कमर के तक के पानी बहा। अच्छा, तो ये रोड की मिट्टी खिसक गई है क्या? पुलिया की मिट्टी की रोड की मिट्टी भी खिसक गई है और क्या पुल भी मतलब टूटने के घर में है। अच्छा, जैसे यहाँ से कहाँ आना जाना करते हैं? बड़े बकोड़ा और बेलगांव खारी खिर्री मार्ग का रास्ता है। अच्छा, बड़े वाहन भी गुजरते होंगे यहाँ? बड़े वाहन भी गुजरते हैं, क्या है कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है। बच्चे लोग यहाँ से स्कूल जाते हैं, बेलगांव के बकोड़ा आते हैं। सब किसानों का, सब काश्तकारों का, लोगों का सब खाद सड़ गए, परा लगाने सब पूरा बह गए यहाँ से सब पूरा सब। अच्छा, पानी आने से सब बाढ़ आ गया बहुत जम के यहाँ। तो यानी कितने एकड़ खेती में यहाँ यहाँ से तो होंगे जी कम से कम 20 एकड़ जमीन से ज़्यादा ही होंगे यहाँ से पूरा सब। अच्छा, कौन कौन से गाँव की खेती आती है? सब बकड़े वाले की है सब खेती। बकड़े वाले? बकड़े वाले की। अच्छा, तो यहाँ रोपाई भी लगा लिए रहे होंगे पहले? लगाए तो थोड़ा बहुत लगाए, वो भी बह गए सब। बैग और जो खार है वो? खार तो पूरी हो गए, पुकार लगाने लायक नहीं बची? लगन लायक नहीं बची। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और ट्रैफिक नियमों का ज्ञान कराने के लिए नगर में करीब 7 वर्ष पूर्व 5 जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने का प्रस्ताव नगर पालिका के द्वारा पारित किया गया था, जिसमें से 11 लाख रुपए की लागत से महज 2 स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे, जो कुछ माह चलने के बाद बंद हो गए, जो तब से लेकर आज तक बंद ही पड़े। जिन्हें सुधारने की जहमत अब तक नगर पालिका के द्वारा नहीं उठाई गई, जबकि अन्य तीनों स्थान पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने को लेकर अब तक कवायद शुरू नहीं की गई। वहीं बात अगर काली पुतली चौक और हनुमान चौक में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नलों की करें तो यहाँ के ट्रैफिक सिग्नल सुधारने के बाद आए दिन बंद हो जाते हैं, जिसके चलते इन चौक से आवागमन करने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बताएं कि काली पुतली चौक और नगर के हनुमान चौक में 11 लाख रुपए की लागत से ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे, जो लगभग 7 वर्षों से बंद पड़ी हुई है। ये जब से ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं तो मेरे ख्याल से नगर पालिका ने इस पर एक लंबी राशि खर्च की और नगर के लगभग 5 स्थानों में अवंतीबाई चौक, हनुमान चौक, जयस्तंभ चौक, अम्बेडकर चौक और काली पुतली चौक में लगना था, जिनके 5 जगह ही लगे, यहाँ लगे और हनुमान चौक में लगे और मात्र 1 महीना चालू है, उसके बाद से ये सिग्नल बंद है और नगर पालिका ने कोई पहल भी नहीं की कि इनको चालू किया जाए या इसको पुनः प्रारंभ करके लोगों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। क्या लगता है कि जो ठेका दिया गया था उन्हें ठीक से काम नहीं किया या कैसा क्या? नहीं, ठेका जिम्मेदारी नगर पालिका की है, ठेकेदार ने ठीक से काम नहीं किया और नगर पालिका को काम करवाना चाहिए ठीक से, क्योंकि हर चीज़ का एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के तहत काम किया जाता है। तो उन्होंने लगा के चले गए, अगर चालू नहीं हो तो नगर पालिका को पुनः बुलाकर बोलना था और चालू करवाना था, तो कुल मिलाकर नगर पालिका ने ही प्रारंभ नहीं करा पाया।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मरसिनिया ने बताया कि पूर्व में पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ट्रैफिक सिग्नल की कार्य योजना बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने फंड नहीं होने की बात कहते हुए ट्रैफिक सिग्नलों का संचालन लेने से मना कर दिया था। अभी निर्वाचन की प्रक्रिया में हम फंसे हुए थे, जिसके चलते सिग्नलों को शुरू नहीं कराया गया है। अब जल्द ही परिषद बैठने वाली है। अब ट्रैफिक सिग्नल को लेकर जो भी फैसला करना है वह परिषद ही करेगी। नगर के जयस्तंभ चौक में एक ट्रक राह चलती वृद्धा को ठोस मारकर फरार हो गया। घायल वृद्धा को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं फरार ट्रक को यातायात पुलिस ने नगर के गोंदिया रोड नए राम मंदिर के पास से कब्जे में ले लिया है, जिसे कोतवाली के हवाले भी कर दिया गया। घायल वृद्धा शरीता पति प्रेमलाल टिकापांचे 60 वर्ष, वार्ड नंबर 1 गंगानगर बालाघाट निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 जुलाई को 12:30 बजे करीब सरिता गंगानगर से पैदल विवेकानंद कॉलोनी अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रही थी। तभी जयस्तंभ चौक से गर्रा से बिलासपुर जा रहे ट्रक सरिता को ठोस मारकर फरार हो गया। ट्रक की चपेट में आने से सरिता का दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। बताया गया है कि इस वृद्धा को ठोस मारकर फरार ट्रक को नगर के गोंदिया रोड नए राम मंदिर के पास यातायात पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसे कोतवाली के हवाले कर दिया गया है। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम माटे निवासी शिक्षक मानिक बघेल मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिले के आला अधिकारियों से उनकी पत्नी और 2 बच्चों का अपहरण करने वाले आरोपियों की खोजबीन कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम माटे निवासी शिक्षक के साथ यह घटना 1 माह पूर्व 10 जून को घटित हुई थी। जब वे चुनाव ट्रेनिंग की ड्यूटी कर अपने घर वापस आ गए तो उनकी पत्नी तुलसन बघेल, बेटी दिव्यांशु और बेटा अविनाश बघेल नहीं थे। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। ससुराल और रिश्तेदार को फोन लगाकर पता किया गया, लेकिन दोनों बच्चों का और पत्नी का कहीं भी पता नहीं चला। इसके बाद उनके द्वारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक उनकी पत्नी और बच्चों का पता नहीं चल पाया है। शिक्षक मानिक बघेल अपने 2 बच्चों के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं और पुलिस अधिकारियों के कार्यालय के बीच चक्कर लगाकर लगातार पत्नी और बच्चों को ढूंढने की गुहार लगाते जा रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पीड़ित शिक्षक मानिक बघेल ने बताया कि उनका पत्नी के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ था, न ही कोई पारिवारिक वजह थी। चुनाव ट्रेनिंग लेकर 10 तारीख को वे जब घर पहुंचे तब उन्हें घर में पत्नी और दोनों बच्चे नहीं मिले। तब से वे लगातार उनके बारे में पता कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। एक दिन उन्हें घर में मोबाइल पड़ा मिला। मोबाइल में 4 लोगों के आउटगोइंग एवं इनकमिंग कॉल दिखे, जिसके बाद उनके द्वारा बिरसा थाने में जाकर फिर गुहार लगाई गई, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण एडिशनल एसपी बैयर, एसडीओपी एवं एसडीएम बैयर को लिखित रूप से शिकायत कर आरोपियों पर अपहरण का मामला पंजीबद्ध किए जाने की मांग की जा चुकी है। दिनांक 10/6/2022 को जब मैं चुनाव ट्रेनिंग लेकर वापस अपने घर गया तो देखा कि वहाँ मेरे परिवार वाले, मेरे नाबालिग 2 बच्चे घर पे नहीं हैं। जब घर के अंदर घुसा तो देखा कि वहाँ घर में कोई नहीं थे। जब मैं उनको आसपास ढूंढा, पता लगाने के लिए, तो वो कहीं पर भी नहीं मिले। आस पड़ोस में पूछा, उसके बाद मैं अपने ससुराल वाले से फ़ोन लगाया, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया, कहीं पता नहीं चला। तब जाकर के मैं गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई दिनांक 13/6/2022 को। उसके पश्चात से कार्रवाई नहीं हुई है। पुनः मैं जब अपने घर वापस गया तो एक मोबाइल पड़ा मिला। इस मोबाइल में 3-4 लोगों के आउटगोइंग और कमिंग कॉल देखा। उसके बाद पुनः मैं थाना सूचना देने गया तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की। तब मैं जाकर के एडिशनल एसपी महोदय बैयर एवं एसडीओपी महोदय बैयर तथा एसडीएम महोदय बैयर को लिखित रूप से शिकायत किया कि उनके ऊपर अपहरण का मामला पंजीबद्ध किया जाए। किसके ऊपर? जो 4 लोगों ने फ़ोन किया था, पाकुमार बंजारा, बलराम शांडिल, सजीत साहू, लखन सिंह कुशवाहा, 4 लड़के जिनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, उनसे कांटेक्ट करने के लिए भी कहा, लेकिन हमारे पुलिस थाना बिरसा से किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दिनांक मैं अपने बच्चों के लिए दर दर भटक रहा हूँ, इधर उधर उनकी पढ़ाई शिक्षा से वंचित कर दिया गया है, अपहरण हो गया है उनका, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो आज दिनांक तक कहीं पता नहीं चला। कितने दिन से? ये लगभग 1.5 माह हो गए। 10/6/2022 से लापता हैं। उनका मोबाइल नंबर भी नहीं लग रहा है, मोबाइल बंद कर दिया गया है।
परिवार में कहीं भी पता नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने आज कलेक्टर महोदय जन सुनवाई में शिकायत करने आए कि उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई अपहरण का मामला पंजीबद्ध किया जाए और उनके ऊपर सख्त। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्कूल चले हम अभियान के तहत शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 6वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को स्कूल पहुंचने में असुविधा न हो, वे समय पर स्कूल पहुंच सके, इसके उद्देश्य से निःशुल्क साइकिल वितरण योजना प्रारंभ की गई थी। विगत वर्षों तक सफलतापूर्वक चलती रही, परंतु जैसे ही कोरोना काल प्रारंभ हुआ उसके बाद से यानी 2 वर्षों से लालबरा विकासखंड में स्थित शासकीय माध्यमिक, हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 6वीं, 9वीं और 11वीं में अध्ययनरत करीब 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं को साइकिल का वितरण नहीं हो पाया, जिससे उन्हें स्कूल में जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नया सत्र 2022-23 भी प्रारंभ हो चुका है, परंतु निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के संबंध में स्कूल प्रबंधन को शासन से कोई निर्देश भी नहीं मिले, जिससे ऐसा लग रहा है कि शासन की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना बंद होने की कगार पर है। तुम्हें तो साइकिल मिली कि नहीं आपको अब तक? नहीं मिली। तो और बाकी लोगों को मिली क्या? यस सर, मेरी दीदी को मिली। तो जो पहले पढ़े उन लोगों को मिली है, आप लोगों को नहीं मिली? अभी कोई कक्षाओं में किसी को नहीं मिली? किसी को नहीं मिली। तो फिर किस तरह से परेशानी होती है आपके स्कूल आने में? वजन वेग रहता है तो हमारा दर्द करता है, पैर दुखता है। हाँ। अभी करीबन 2 सालों से अभी बच्चों को साइकिल योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है अभी। तो किस तरह से परेशानी होगी? अब समस्या तो ये है कि जैसे बच्चों का आवागमन सुविधा हो रही है, अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो बारिश ज़्यादा हो रही है, कई पुल वगैरह या नाले वगैरह टूट गए हैं, जिससे बच्चों को दिक्कतें होती है। और जैसे कुछ पालक जो आज के समय सक्षम नहीं वर्तमान स्थिति में साइकिल लेने के लिए, तो उन बच्चों के लिए समस्याएं बता रही हैं अभी। साइकिल की शासन की मंशा थी साइकिल के प्रारंभ की? उसमें ये थे कि बच्चों में उत्साह था ही, उनके बड़े भाइयों को जो उत्साह था, उनके बाद छोटे भाइयों को जो साइकिल नहीं मिलने से निराशा उनको होती थी। आने जाने में दिक्कत हो रही होगी? हाँ, बहुत दिक्कतें हैं अभी। जैसे कई बच्चे लोगों को अगर साइकिल मिल जाती है तो उनमें एक उत्साह था कि हमें स्कूल जाना है। और इससे भी देखा जाए तो 2 सालों से सरकार अभी जो मतलब साइकिल तो नहीं कर पा रही है, इससे करोड़ रुपए जो बचा रही है सरकार आज। ये निःशुल्क साइकिल जो है विगत 2 वर्षों से हमारी शाला में अध्ययन करने वाले बच्चों को प्राप्त नहीं हुई है। तो कितने ऐसे विद्यार्थी होंगे सर जिनके जिन बच्चों को विगत 2 वर्षों से साइकिल वितरित नहीं हुई हैं, ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 100 तक हो सकती है। जो बच्चे गणेशपुर से, बेलगांव से जो आते रहे यहाँ पर, उन बच्चों को साइकिल अभी विगत 2 वर्षों से प्राप्त नहीं है। सर आपके पास भी बच्चे पहुँचते होंगे साइकिल की मांग के? हाँ, कुछ पालक तो आए थे कि सर बच्चों को साइकिल नहीं मिली है, तो हमने उनको यही कहा कि अभी शासन से हमको ही ये साइकिलें प्राप्त नहीं हुई हैं। इस संबंध में हम विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय से भी चर्चा करेंगे और वहाँ से यदि साइकिल वितरित होती है तो निश्चित ही जो है हम आप लोगों को सूचना देंगे। ऐसी हमने पालकों से बात। सर 2022-23 के नए सत्र भी प्रारंभ हो चुका है, तो क्या लगता है कि साइकिलें मिलेगी? अभी इस सत्र में जो है जानकारी अभी तक ये नहीं गई है, मैपिंग हो गई है बच्चों की। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने चांगोडोला थाने के अंतर्गत घुनाड़ी निवासी सलीम मड़ावी उम्र 50 वर्ष को धारा 8 पास्को अधिनियम सहपठित धारा 354 क भारतीय दंड विधान में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 590 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी व मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 अप्रैल 2020 को आरोपी ने नाबालिग से छेड़छाड़ की थी। इस मामले की शिकायत पीड़िता के द्वारा परिजनों के साथ चांगोडोला थाने में दर्ज करवाई गई थी। उक्त मामले को चांगोडोला थाने में पंजीबद्ध कर विवेक प्रकरण को विवेचना में लिया गया था। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण उपरांत प्रकरण में आई सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा से दंडित किया है। इस मामले में प्रभारी डीपीओ कपिल कुमार डेहरिया बालाघाट के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी आरती कपले विशेष लोक अभियोजक के द्वारा की गई थी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की कक्षा 7वीं की छात्रा ग्राम जैतपुरी की निवासी प्रीत मरकाम की 18 जुलाई 2022 को उसके घर पर मृत्यु होने एवं इस संबंध में विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा लगाए गए आरोपों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर एकलव्य विद्यालय उपवा के दोनों छात्रावास अधीक्षकों को हटा दिया गया है।
और उनके स्थान पर अन्य शिक्षकों को छात्रावास अधीक्षक का प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही एकलव्य विद्यालय उकवा में व्याप्त समस्याओं की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाकर उसे शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग राहुल नायक ने बताया कि एकलव्य विद्यालय उकवा के छात्र छात्राओं के द्वारा शिकायत की गई है कि छात्रा कुमारी प्रीति मरकाम का स्वास्थ्य खराब होने पर उसके द्वारा अपने घर जाने के लिए छुट्टी मांगी जा रही थी, लेकिन अधीक्षक के द्वारा उसे छुट्टी नहीं दे दी गई। अधिक स्वास्थ्य खराब होने पर छात्रा प्रीति मरकाम अपने घर चली गई थी। 18 जुलाई 2022 को छात्रा प्रीति मरकाम की मृत्यु हो गई। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा के निर्देश पर एकलव्य विद्यालय उकवा की छात्रावास अधीक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक चेतना गोंडा ने एवं छात्रावास अधीक्षक माध्यमिक शिक्षक विजयन मिश्राम को छात्रावास संचालन कार्य से पृथक कर दिया गया है। छात्रावास संचालन के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक किशोरा बिसेन एवं माध्यमिक शिक्षक लक्ष्मी गिरुपुंजे को छात्रावास अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। एकलव्य विद्यालय उकवा में घटित इस घटना एवं वहां पर व्याप्त समस्याओं की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति गठित की गई है। इस समिति में बिरसा के प्रभारी विकासखंड अधिकारी HC महोबे, मंडल संयोजक स्मिता भावसार एवं बीसन सिंह बिलखेरे को शामिल किया गया है और उन्हें शीघ्र ही जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर पालिका परिषद बालाघाट के 33 पार्षदों, नगर पंचायत कटंगी के 15 व नगर पंचायत लांजी के 15 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 13 जुलाई 2022 को मतदान कराया गया। मतदाताओं के द्वारा डाले गए मतों की गणना 20 जुलाई को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट, शासकीय महाविद्यालय लांजी एवं राजा भोज महाविद्यालय कटंगी में प्रातः 9 बजे से की जाएगी। मतगणना के लिए तीनों स्थान पर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मतगणना के उपरांत नगर पालिका बालाघाट के 174, नगर पंचायत कटंगी के 56 एवं लांजी के 68 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला हो जाएगा। 19 जुलाई को बालाघाट, कटंगी एवं लांजी के मतगणना कर्मियों का रेंडमाइजेशन किया गया। इस रेंडमाइजेशन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा यह तय कर दिया गया है कि किस गणना टेबल पर कौन सा गणना कर्मी और पर्यवेक्षक रहेगा। नगर पालिका बालाघाट के 33 वार्डों की मतगणना के लिए 2 कक्षों में 33 टेबल लगाए गए हैं। एक कक्ष में 9 टेबल एवं दूसरे कक्ष में 24 टेबल लगाए गए हैं, जबकि लांजी एवं कटंगी में गणना के लिए 15-15 टेबल लगाए गए हैं।